जय हिंद दोस्तों। जैसा कि वीडियो के टॉपिक से आपको समझ में आ रहा होगा कि आज हम भूमि सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। भूमि सुधार भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक विस्तृत रूप और विस्तृत अध्ययन के विषय वस्तु और सामग्री के रूप में देखा जाता है। भूमि सुधार से तात्पर्य मुख्यतः भूमि सुधार क्या है, ये पर भूमि सुधार क्या है इस पर दृष्टिगोचर डालें तो नजर आता है भूमि के स्वामित्व का उचित तथा न्यायपूर्ण वितरण। क्योंकि भारत में मुगलों के काल में और या फिर अपन समुद्रगुप्त के समय से जो सीमांतवादी व्यवस्था उत्पन्न हुई, उसके बाद मुगलों के समय जो अपनी और विस्तृत रूप में इसी व्यवस्था का जो मनसबदारी व्यवस्था जो आगे बढ़ी और अंग्रेजों के समय जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था इस रूप में दृष्टिगोचर हुई। उसके बाद भारत में भूमि पर बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो गई थी। राजा महाराजा बड़े बड़े जमींदारों के पास अधिक भूमि थी। इसके कारण भारत में भूमि सुधार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि प्राचीन जो जड़ व्यवस्था थी उसकी खामियां को दूर करने के लिए भारत में भूमि सुधार किया गया। भारत में भूमि सुधार मुख्य रूप से दो चरणों में, मतलब इसके दो प्रमुख स्तंभ थे। सबसे पहले एक संस्थागत और दूसरा तकनीकी। संस्थागत रूप में जमींदारी प्रथा का अंत करना। जमींदारी प्रथा से ही सेम जैसे रैयतवाड़ी और महलवाड़ी दो व्यवस्था थी। जमींदारी प्रथा का अंत करना, भूमि की चकबंदी करना। चकबंदी अर्थात भूमि जैसे किसी किसान की भूमि यहाँ पर 2 एकड़ वहाँ पर 10 एकड़ है तो दोनों भूमि को मिला देना, मतलब दोनों भूमि को 5 एकड़ और 10 एकड़ दोनों को मिलाकर 15 एकड़ करके उसको एक बड़ा खेत दे देना, चकबंदी। हदबंदी इस तरीके से कर दी गई कि भूमि की एक सीमा निर्धारित कर दी गई, इससे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति भूमि नहीं रखेगा, सरकार उसका अधिग्रहण करके उसकी पेमेंट दे देगी, या नहीं कि सरकार डायरेक्ट दे देगी, इसका अधिग्रहण कर लेगी। मध्यस्थों का अंत, जैसे विभिन्न प्रकार के मध्यस्थ होते थे। मध्यस्थों के रूप में मुख्य रूप से जमींदार और महलवाड़ी के लिए। जमींदारी व्यवस्था, जमींदार एक ऐसा वर्ग था जो मुख्य रूप से सरकार के द्वारा इन लोगों को नियुक्त किया जाता था और ये अब एक मुफ्त रकम किसानों से लेकर सरकार को देते थे। जैसे भारत में जमींदारी व्यवस्था मुख्य रूप से लाट करने वाले इसके द्वारा 1990 में प्रतिपादित किया गया, जो कि 10 वर्ष के लिए थी, लेकिन 1993 में इसे स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया। इसके लिए इसके कारण 1993 में कहा जाता है भारत में भूमि से संबंधित राजस्व ग्रहण करने के लिए 1993 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी गई तथा 1794 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी गई तथा 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी गई और 94 में इसमें सूर्यास्त नियम लागू कर दी। अर्थात कोई भी जमींदार समय पर अपनी लगान का भुगतान करता है तो उसे जमीन नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था में जमींदार पूरी जमीन का मालिक होता था और किसानों के द्वारा, जिन्हें काश्तकार कहा जाता था, भूमि पर कृषि की जाती थी। और जमींदारी एक मुफ्त रकम, जो कि मुख्य रूप से देखा जाए 70% 50% से 70% तक होती थी। जैसे कि 100 बोरा किसी 100 कुंटल गेहूं का उत्पादन हो रहा है, 75 बोरा जमींदार ले लेता और इसमें से 10% हिस्सा गवर्नमेंट को दे देता था और 1% खुद रख लेता। लेकिन इस व्यवस्था में क्या था, जमींदार व्यवस्था में कोई वो क्या बोलते हैं, स्थिति कोई निर्धारित नहीं थी कि 70% लेगा, 50% लेगा, जमींदार कितना लेगा। इसके कारण सर्वाधिक लाभ इसका जमींदार को, क्योंकि जमींदार सरकार को कुछ बताता था और कुछ ले लेता था, और सर्वाधिक हानि किसानों को हुई। इसके साथ साथ ही इसको अंग्रेजी गवर्नमेंट को भी, या अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी थी उसको भी इस व्यवस्था से हानि हुई। ये मुख्य रूप से भारत की कुल 19% भूमि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के कुछ क्षेत्रों में ये लागू करी गई थी। ये इसमें भारत में 19% भूमि थी। लेकिन आज़ादी के समय तक इस व्यवस्था को और स्थायी बनाने के लिए 57%, जब भारत आज़ाद हुआ तो ये 57% पर थी। क्यों थी, अभी अपन देखते हैं। इसके बाद 1992 में टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा मद्रास वाला जो प्रांत है अपना, मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत यानी कि किसान यानी मुख्य व्यक्ति, ये व्यवस्था मुख्य रूप से भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा प्रारंभ करी गई थी। क्योंकि जो मराठवाड़ा का इलाका, वहाँ पे किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्होंने एक सामूहिक कृषि करके रैयत को व्यवस्थित करके वहाँ पर ये व्यवस्था लागू करी थी, जो कि आदर्शवादी व्यवस्था थी। लेकिन उसी व्यवस्था के चरम स्तर पर ले जाकर किसानों से लूट खसोट मचा के 50% 51% भूमि पर ये लागू करी। मुख्य रूप से दक्कन और अपने ये पूरा केरल मेरल, ये तमिलनाडु वाला पूरे इलाके में, दक्षिण भारत पूरा मान लिया जाए, प्रायद्वीप भारत, उसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में लागू करी गई, जो मुख्य रूप से मध्य भारत का प्रांत अपना, जैसे मध्य प्रदेश, विदर्भ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू करी गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था में एक मुखिया मुख्य रूप से भूमि का स्वामी होता था और सभी किसानों से इकट्ठा, मतलब पूरा गांव का गांव सरकार को देता था। यह व्यवस्था 30% भूमि पर थी। लेकिन 1857 की क्रांति में जमींदारी वर्ग द्वारा ब्रिटिश सरकार का साथ देने के कारण, इस व्यवस्था को और स्थायी बनाने के कारण इसे 57% भूमि पर कर दिया गया था। इन सभी व्यवस्था में सर्वाधिक
हानि किसानों को हुई, क्योंकि महलवाड़ी व्यवस्था में जो महल था वो भूमि पे सुधार में कोई भूमि के लिए कुछ अच्छी चीज़ें नहीं करता था। ना तो वो सिंचाई की व्यवस्था करता था, ना भंडारण, ना विपणन, ना उच्च बीज, और किसान की भी कोई गारंटी नहीं रहती थी, लेकिन वो भी उस पर सुधार नहीं करता था। इसमें जो काश्तकार थे, जो भूमिहीन किसान थे, उनकी स्थिति दयनीय हो गई। इसके बाद भारत में जब जैसे देश आज़ाद होता है तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करा गया, लेकिन जमींदारों के द्वारा विभिन्न कानूनों को दाव पेच में फंसाकर इसको ढील दी गई, इसको डिले करा गया। इसके कारण वो सभी कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। संविधान की 9वीं अनुसूची ये कहती थी इसमें जो भी कानून डाले जाएंगे उनको किसी भी स्थिति में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा, अर्थात न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार यदि कोई भी निर्णय मूल अधिकारों को कम करता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, चाहे वो 9वीं अनुसूची में ही क्यों ना हो। इससे मुख्य रूप से जो अपने तमिलनाडु का आरक्षण व्यवस्था है और भूमि सुधार कानून करे गए। इस सभी व्यवस्था के परिणाम था भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करा गया। फिर 1967-68 में भारत में सिंचाई व्यवस्था, भंडारण व्यवस्था, विपणन व्यवस्था और जैसे उर्वरक और बीज, उन्नत बीज का उपयोग प्रथम हरित क्रांति में करा गया। सिंचाई व्यवस्था में भाखड़ा, नागरबांध, हीराकुंड बांध, विभिन्न प्रकार के बांधों को बनाया गया। भंडारण क्षमता में भी निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। यदि वेयर हाउस बनाना चाहता है तो 50% सहायता राशि सरकार के द्वारा दी। विपणन व्यवस्था में एपीएमसी मंडियों को और सुधारित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की प्राइवेट मंडियों की स्थापना अभी वर्तमान में नवीन कृषि कानूनों के द्वारा ये तकनीकी सुधार और किए जा रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के सुधार इस तरीके में किए जा रहे हैं, जैसे कृषि का व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन देना, इस प्रकार के किए जा रहे हैं। भारत में मुख्य रूप से 1922 में यह व्यवस्था, जो जमींदारी और व्यवस्था, ये स्थायी हो गई थी और 1947-48 के बाद इसको सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया था। चूँकि मद्रास में 1948 में और अपने जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, यहाँ पर भूमि का अच्छी तरीके से मेंटेनेंस या रिकॉर्ड न होने के कारण 1952-54 तक ये व्यवस्था चलती रही। लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इन राज्यों में 1948 में हो गई थी। इस व्यवस्था के बाद जब भूमि सुधार में और विकास किए गए तो मध्यस्थों का अंत कर दिया गया। जो जमींदार या जो बड़े लोग, जो बड़े किसान हैं, जो काश्तकारों को अपनी भूमि पर देते हैं, उसमें लगान का निर्धारण कर दिया गया, जो कि 20% से अधिक नहीं होगा। यानी कि कुल खाद्यान्न जैसे 100 बोरा होता है तो भूमि का मालिक 20 बोरा ही लगान ले सकता है। लगान का तात्पर्य यहाँ पर इस प्रकार की लगान से। और उसके बाद काश्तकारी का स्वामित्व कर दिया गया, भूमि का पुनर्गठन कर दिया गया, चकबंदी कर दी गई, सहकारी कृषि, यानी कि सभी लोग सामूहिक रूप में मिलकर कृषि करते थे, इस प्रकार को सहकारी कृषि बताया गया। संविधान में विभिन्न प्रकार को उपबंध किए गए, जैसे कि 39 संविधान का अनुच्छेद 39 का खाक के तहत प्राकृतिक संसाधनों को न्यायपूर्ण वितरण करेगा, अर्थात इसी प्रकार की व्यवस्था को मध्यस्थों और बिचौलियों का पूरी तरीके से अंत कर दिया गया। और धीरे धीरे भारत में किसानों की स्थिति अब थोड़ी पहले से सम हुई है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन पहले से सम हो गई है। उम्मीद है ये वीडियो आपके ज्ञानवर्धक में सहायक रही होगी। जय हिंद, जय भारत।